गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। क्लियर है? तो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था वो तो क्या था, हमारे पास एनर्जी बेस्ड था। आज हम क्या बात करेंगे? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात करें तो स्पेक्ट्रम क्या है? तो बेसिकली हमने पहले बात की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है उसको जब हम किसी प्रिज्म से पास आउट करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर या फ्रीक्वेंसीज के अंदर डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। फ्रीक्वेंसीज क्या हो सकती है? अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकता है। तो उसके बेसिस पे जो रेडिएशन है वो कैसा हो सकता है? एक्स रेज हो सकता है, अल्ट्रावायलेट हो सकता है, विजिबल होगा, ठीक है, या हमारे पास इंफ्रारेड हो सकता है, बीटा है, गामा है। तो अलग अलग रेज होती है और इन अलग अलग रेज का जो पिक्चरल डायग्राम होता है, जो रेंज को हम अगर अरेंज करें वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमारे पास जो पिक्चर बनता है दैट्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। क्लियर है? तो हमारे पास पॉइंट क्या आया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या जो हीट जो होता है वो रेडिएट होता है, उस रेडिएट हीट का कुछ ना कुछ फिक्स वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम इनका स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। तो यहां पर हम एक बात करें कि कल हमने एक न्यूमेरिकल किया था एक्साइटेशन एनर्जी का, और एक्साइटेशन एनर्जी में हमने क्या बोला था कि सपोज करो अगर मेरे पास ये एटम है और इस एटम के अंदर ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आउटर सोर्स से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी स्टेट में मूव करता है। जब वापस ये कम बैक होगा यानी वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो एनर्जी इसने गेन किया था उस एनर्जी को ये एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में एमिट करता है। अब अगर एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में एमिट करेगा तो जो एमिशन एनर्जी है वो एमिशन एनर्जी का कुछ ना कुछ फिक्स्ड वेवलेंथ होगा या फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी हमको मिलता है ये जिस भी रीजन में होगा, जिस भी रेडिएशन में होगा, वो हमारे पास क्या होगा? स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो वेवलेंथ है उसका एक फिक्स रेंज होता है कि ये अल्ट्रावायलेट में होगा या विजिबल रीजन में होगा या इंफ्रारेड में होगा। तो जिस भी रीजन के अंदर ये वेवलेंथ रेडिएट होती है उन सबको अगर हम अरेंज करें तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम प्रिपेयर होता है, एक पिक्चरल डायग्राम बनता है जिसको हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। ठीक है? अब स्पेक्ट्रम के अंदर हमने बात की कि उसके अंदर एनर्जी जो है वो रेडिएट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो रेडिएट हो रहा है, उनका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होता है। तो उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को हम कैसे डिटरमाइन करें, कैसे कैलकुलेट करें? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वेव नंबर जिसको हम बोलते हैं न्यू बार, वेव नंबर न्यू बार जो रेसिप्रोकल होता है लैम्डा का, इसे हम कैलकुलेट करते हैं। किसकी हेल्प से? बोर्स थ्योरी की हेल्प से। ठीक है? कैसे करेंगे हम? हमने क्या नोट किया? डेल्टा E इक्वल्स टू E2 माइनस E1, यानी हायर एनर्जी स्टेट एंड लोअर एनर्जी स्टेट का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास एमिटिंग एनर्जी के इक्वल है। ठीक है? अब अगर सपोज करो हमने क्या लिखा कि E1 जो है उसका एनर्जी कितना है? माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर, यानी n1 लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, और E2 इक्वल्स टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन n2 स्क्वायर h स्क्वायर, हायर एनर्जी स्टेट का एनर्जी है। दोनों की वैल्यू को प्लेस करें तो क्या आएगा? डेल्टा E इक्वल्स टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन n2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख दें हम लोग और उसमें से कॉमन वैल्यूज को बाहर निकालें तो 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर। कांस्टेंट वैल्यूज आ गई हमारे पास या कॉमन वैल्यूज आ गई, और अंदर क्या रह गया? 1 माइनस n1 स्क्वायर एंड n2
स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो यहां पर हमारे पास 2 कांस्टेंट है, पाई 3.14 है, ठीक है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है इनको हम एक अदर कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं अभी तो अपने पास, लेकिन अभी भी हम इसको क्या कि आगे सॉल्व आउट करें। कैसे सॉल्व आउट करें कि जो एमिटिंग एनर्जी है डेल्टा E जो है, तो प्लैंक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है h न्यू, और न्यू इक्वल्स टू क्या होता है c अपॉन लैम्डा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, sc अपॉन लैम्डा, क्योंकि हमको क्या करना है, इसमें वेव नंबर कैलकुलेट करना है। तो अब देखो इसके अंदर आई क्या होगा, ये वैल्यूज रखते हैं हम, तो sc अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन c h क्यूब 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। 1 अपॉन लैम्डा जो होता है उसको वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर का, तो न्यू बार इक्वल्स टू, अब यहां पर जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इन सभी कांस्टेंट वैल्यूज को हम एक अदर कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यूज कौन कौन सी है, देखो अपने पास कांस्टेंट वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट वैल्यू है अपने पास, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट ये भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज को हम प्लेस कर दें तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या होगा, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, वेयर r इक्वल्स टू क्या होगा अपने पास, r को क्या बोलेंगे हम, मैंने क्या कहा, r इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, और जो रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितना होगा, 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। बट हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको राउंड अप फॉर्म में लिखते हैं 109,700 सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखो यहां पर जो वेव नंबर कैलकुलेट होगा उससे हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर वेवलेंथ आ जाए तो हम c अपॉन लैम्डा फार्मूले से न्यू की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, न्यू बार या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को न्यूमेरिकली या कैलकुलेटिव वैल्यूज के अंदर हमको कैसे कैलकुलेट करें उसका हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग बात किसी कर रहे थे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की। हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन जो होता है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, बट हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसमें काफी सारी लाइंस जो होती हैं वो विजिबल होती हैं, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा होता है, लीनियर स्पेक्ट्रम होता है। अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लीनियर स्पेक्ट्रम है, काफी सारी लाइंस मिलती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, जबकि इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसकी थ्योरी क्या बोलते हैं, व्हेन 1 मोल of H2 molecule in a sample tube, then electric discharge in 1 mole of H2 molecule। ये हमारे पास जो H2 मॉलिक्यूल है इसको एक सैंपल ट्यूब में लेंगे हम, और ये सैंपल ट्यूब जो है इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगा के बहुत हाई वोल्टेज जो है वो जनरेट करते हैं। जब हाई वोल्टेज जनरेट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, H2 मॉलिक्यूल जो होता है, पहले हम क्या करेंगे कि हमको एटॉमिक स्पेक्ट्रम चाहिए, और हाइड्रोजन एटम तो अनस्टेबल होता है, हाइड्रोजन का कोई भी एटम होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल होता है उसको एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करना होता है,
उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे, इलेक्ट्रिक वोल्टेज पास करेंगे, तो H2 मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और H2 मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट होता है। अब जो हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट होता है तो उस केस में जो एटम्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब किया है वो हर एक हाइड्रोजन एटम्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। रीजन, क्योंकि हमने तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को पहले ब्रेक किया है। H2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे, मॉलिक्यूल पहले ब्रेक होगा, एटम में कन्वर्ट होगा, और जब एटम में कन्वर्ट हो रहा है तो रैंडमली इलेक्ट्रॉन कुछ भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, और जब हायर एनर्जी स्टेट से वापस कम बैक करता है तो उस केस में वो उस एनर्जी को एमिट करेगा। किस फॉर्म में, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में या क्वांटास के फॉर्म में एनर्जी को एमिट करता है, जिससे हमारे पास क्या होता है, कुछ सीरीज बनती हैं, कुछ लाइंस की सीरीज मिलती हैं जिनको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, वहां से वापस कम बैक करता है, तो अलग अलग लाइंस मिलती है हमको जो कि सीरीज के फॉर्म में होती हैं, और ये जो लाइंस हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है अपने पास, तो देखो पॉसिबिलिटीज मैंने क्या कहा, सपोज करो मेरे पास ये n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 सेकेंड ऑर्बिट, n इक्वल्स टू 3 थर्ड ऑर्बिट, n इक्वल्स टू 4 फोर्थ ऑर्बिट, ये 5 ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट, 7th ऑर्बिट। ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या है, सपोज इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से डायरेक्ट किसमें आए, फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट, सेकंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थे, तो उसमें जो हाइड्रोजन एटम बना है उनमें इलेक्ट्रॉन रैंडमली एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है। तो अगर किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन किसमें आए, फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो जो लाइंस मिलती हैं, इन लाइंस की सीरीज को कहते हैं अपन लाइमैन सीरीज। और जो लाइमन सीरीज होता है वो कौन से रीजन में मिलता है, लाइमन सीरीज जो होती है वो विजिबल होती है कौन से रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर। अल्ट्रा वायलेट रीजन जो होता है उसमें ये लाइंस हमें ऑब्जर्व होती है, अपीयर होती है। तो लाइमन सीरीज की अगर बात करें तो लाइमन सीरीज के लिए हम क्या बोल सकते हैं, n1 इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, और n2 का वैल्यू क्या हो सकता है, मे बी 2 3 4 5 इंफिनिट तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन किस में मूव करे, सेकंड ऑर्बिट में मूव करता हूं, तो जो हमारे पास सीरीज बनती है, जो स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज बनेगा, दैट्स कॉल्ड बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज जो होता है वो किसमें होता है, विजिबल रीजन में होता है। यही रीजन है कि लाइमन सीरीज से पहले ही हमको बाल्मर सीरीज जो था, बाल्मर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बाल्मर सीरीज को डिस्कवर कर लिया था, किससे पहले, लाइमन सीरीज से पहले। रीजन क्या था, क्योंकि बाल्मर सीरीज जो था वो किसमें आता है, विजिबल रीजन में आता है, इसको हम इजीली देख सकते हैं, नेक्ड आईज से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे ये लाइट आया, इसको किसी प्रिज्म से पास आउट कर दिया तो 7 कलर्स में डिवाइड हो गया, तो कलर दिख रहा है हमको, नेक्ड आईज से इनको देख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो डिस्कवर हुई थी स्पेक्ट्रल लाइन वो कौन सा था, बाल्मर लाइंस। अब बाल्मर लाइंस के लिए क्या होगा, अगर हम यहां लिखें तो फॉर बाल्मर सीरीज n1 इक्वल्स टू 2 and n2 इक्वल्स टू 3 4 5 इंफिनिट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन कम बैक फ्रॉम higher energy state to third energy orbit, then the series of line is called Paschen series। और पाश्चन सीरीज जो है वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर अपीयर होता है। ठीक है,
for Paschen series, n1 equals to 3 and n2 equals to 4, 5, 6 infinite. ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर सपोज करो हायर एनर्जी स्टेट से फोर्थ ऑर्बिट में मूव करता है, देन द सीरीज ऑफ लाइन इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। और ब्रैकेट सीरीज जो होता है वो भी आईआर रीजन में मिलती है अपने पास। और ब्रैकेट सीरीज जो है n1 equals to 4 and n2 equals to 5, 6, 7 infinite। ठीक है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से फिफ्थ एनर्जी ऑर्बिट में मूव करता है, देन द सीरीज ऑफ लाइन इज कॉल्ड पी फंड सीरीज। और ये जो पी फंड सीरीज है, पी फंड सीरीज ये भी आईआर रीजन में होता है। ठीक है। इसके आगे भी हमारे पास लाइंस आ सकता है। 6 सीरीज एक और बनता है, इसको हम्फ्री रेस सीरीज बोलते हैं। बट हम्फ्री रेस जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, पी फंड सीरीज तक है। तो पी फंड सीरीज के लिए n1 equals to 5 and n2 equals to 6, 7, 8 infinite। क्लियर है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था उसमें अलग अलग ग्रुप्स मिलते हैं लाइंस के। ठीक है। और जो लाइंस के जो ग्रुप बनते हैं, जो सीरीज बनती हैं, उनका उनके विजिबल रीजन के सॉरी उनके जो अपीयरिंग रीजन है उसके बेस पे हम उनको डिवाइड किया है। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर विजिबल रीजन के अंदर, और बाकी जो अपने पास सीरीज बन रहा है वो सब इंफ्रारेड रीजन के अंदर विजिबल होती है या अपीयर होती है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन तो केवल सिंगल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। बट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट होता है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट रैंडमली एनर्जी को एब्सॉर्ब करके अलग अलग एनर्जी स्टेट में मूव करते हैं, और जब वापस कम बैक करते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं। और ये जो रिलीजिंग एनर्जी होता है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होता है, जिनको हम फोटॉन्स या क्वांटा बोलते हैं। और यहां पर इनकी अलग अलग लाइंस मिलती हैं, अलग अलग सीरीज मिलती हैं, जिनको हम स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं। तो ये स्पेक्ट्रल सीरीज जो है हाइड्रोजन एटम के लिए 5 टाइप की स्पेक्ट्रल सीरीज है, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज। इनके प्रॉपर्टीज बता दिया। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर विजिबल में, पाशन आईआर, ब्रैकेट आईआर और पी फंड आईआर मिलता है। अगर इनकी हमको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कैलकुलेट करना हो तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है। अगर सपोज कोई क्वेश्चन आता कि बाल्मर सीरीज सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज के लिए वेव नंबर कैलकुलेट करना है हमको, तो कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज की जो सेकंड लाइन है उसके लिए वेव नंबर कैलकुलेट करना है। तो भैया देखो बाल्मर सीरीज ये है, इसमें फर्स्ट लाइन ये है और सेकंड लाइन ये है। बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से मूव कर रहा है, n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 2 में। तो बाल्मर सीरीज के लिए n1 का वैल्यू तो 2 है और n2 का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि सेकंड लाइन के लिए बात करी है। और हाइड्रोजन एटम है तो उस केस में क्या आएगा, वेव नंबर इक्वल्स टू 109700 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके लिए वेव नंबर का कैलकुलेशन। तो ध्यान रखना कि हमारे पास क्या बोल सकता है कि कोई भी लाइन जो है उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमसे कहें कि लाइमन सीरीज में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी, तो लाइमन सीरीज में जो लाइंस मिलती हैं वो कितना होता है, n-1। यानी अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट के अंदर है, तो अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में है तो उस केस में कितनी लाइमन लाइंस मिलेगी, तो n की वैल्यू कितना हो गया, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 लाइंस। देखो कैसे है 4 लाइंस, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि फिफ्थ ऑर्बिट है। ठीक है। मैक्सिमम ऑर्बिट कौन सा है, फिफ्थ ऑर्बिट है। ऐसे बाल्मर सीरीज के लिए जो नंबर ऑफ लाइंस है वो कितना होगा, n-2, पाशन के लिए n-3, n-4 एंड n-5। बट अगर ये बोले कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 5 ऑर्बिट में है या फिफ्थ ऑर्बिट में है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई n-1 अपॉन 2।
अगर बोले इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में है तो टोटल स्पेक्ट्रल लेंथ कितना होगा, तो देखो अगर फिफ्थ ऑर्बिट में है तो 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 5 में से 1 को लेस किया कितना आ गया 4, 4 5 जा 20 अपॉन 2 इक्वल्स टू 10 लाइंस। कैसे मिली भाई, देखो 1 2 3 4 4 लाइंस तो किस में है, लाइमन सीरीज में है। बालमन में कितना है 1 2 3, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है वो भी हम इजीली इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को और उसके लिए वेव नंबर का कैलकुलेशन किया है। क्लियर है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक करेंगे, तब तक आप इसको रीड करिए, इसको वीडियो को जो है कंटिन्यू देखिए और समझने की कोशिश करिए, कहीं कोई डाउट हो तो उस डाउट को क्लियर करें, और जब तक क्लियर नहीं हो जाए तब तक इसको बार बार पढ़ते रहें ताकि ये हमारे दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो अपन नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास क्वांटम नंबर्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।